टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम्स, इसमें दो बॉडीज आपस में इस तरह इंटरेक्ट करेंगी कि कंजर्वेटिव फोर्सेज एक दूसरे को अप्लाई करेंगी, यानी जो इंटरेक्टिव फोर्सेज होंगी, फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होंगी, वो फोर्सेज कंजर्वेटिव होंगी, और दूसरा वो सेंट्रल फोर्सेज होंगी। सेंट्रल मींस कि दोनों फोर्सेज एक दूसरे के सेंटर से पास थ्रू होंगी, सेंटर्ड होंगी फ्रॉम मैस M1 टू M2 और M2 टू M1, जो भी दो बॉडीज हैं, ये दो मैसेज हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो सिस्टम्स हैं हमारे आइसोलेटेड सिस्टम होगा, टू बॉडी सिस्टम, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पे अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ उनकी अपनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अप्लाई करेंगे एक दूसरे पे। ये हमारे इसमें बेसिकली थीम है। हम इसमें एक जो स्टार्ट लेते हैं, एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ये 8.1 ये टेलर की बुक से मैंने टॉपिक लिया है। हम दो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करते हैं ऑफ मैसेज M1 एंड M2, और उन दोनों मैसेज की किसी रिलेटिव ओरिजिन से जो उन दोनों मैसेज से बाहर है, सिस्टम से बाहर है ओरिजिन, वहां से उनकी जो पोजीशन है वो R1 और R2 है। ये आगे फिगर मैं आपको दिखा दूंगा। और जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही है, जो मैस M2 M1 पे अप्लाई कर रहा है वो F12 है, दूसरा M1 या M2 पे अप्लाई कर रहा है वो क्या है, F21। यानी ये दोनों फोर्सेज हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन के फोर्सेज हैं। एक मैस दूसरे पे लगा रहा है और दूसरा मैस पहले पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। और दूसरा हम कह चुके हैं कि फोर्सेज हमारी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं और सेंट्रल फोर्सेज हैं। इसका मतलब यह है कि ये फोर्सेज हैं, ये ड्राइवेबल हैं फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह हम पहले स्टडी कर चुके हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज की प्रॉपर्टीज आप उनसे फैमिलियर हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से ड्राइवेबल होती हैं और वो सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट होती हैं। और इनके एग्जांपल एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो है, फॉर एग्जांपल सन और अर्थ जो है, ये दो मैसेज हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो हमारी सेंट्रल फोर्सेज हैं। और फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके लिए हम रिलेशन यूज करते हैं Gm1 M2 ओवर स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम पहले स्टडी कर चुके हैं। और इसी से हमारे पास ग्रेविटेशनल जो करस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, चैप्टर 4 में हमने स्टडी की थी, माइनस Gm1 M2 ओवर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स R1 माइनस R2। इसी तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो उनके दरमियान जो ये सेंट्रल फोर्स होगी, वो सेंट्रल फोर्स बेसिकली क्या होगी, कूलमिक पोटेंशियल होगा, कूलमिक एनर्जी, कूलमिक फोर्स होगी। कूलम फोर्स से ही होगी हमारे पास सेंट्रल फोर्स, कूलम फोर्स होगी, और उसकी करस्पॉन्डेंस जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, कूलम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। प्रोटॉन का चार्ज हमारे पास पॉजिटिव ही है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, माइनस के स्क्वायर ओवर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब के यहाँ पे के जो कांस्टेंट है, कूलम फोर्स कांस्टेंट, जिससे हम फेमिलियर हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पे, R1 और R2 के डिफरेंस पे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि R1 और R2 दोनों बॉडीज के दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस का डिफरेंस है, उस पर सिर्फ डिपेंड करती है, ना कि R1 या R2 पे। यानी R1 और R2 पे सेपरेटली डिपेंड नहीं करती, बल्कि उन दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो इसलिए ये सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है, उनकी जो रेलेवेंट पोजीशन है उस पर डिपेंड करती है। ये हम पहले से स्टडी कर चुके थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो फंक्शन किस चीज़ का है, वेरिएबल और R1 और R2 का, लेकिन ये डिपेंड किस वेरिएबल पे कर रही है, उन दोनों के दरमियान सेपरेशन पे। तो पोटेंशियल एनर्जी R1 और R2 विल बी इक्वल टू U पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ R1 माइनस R2। इस R1 माइनस R2 को, इसको हम एक सिंगल आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंपली सिर्फ R से। तो इसके लिए हम R इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, वेयर R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। यानी ये R जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दोनों पार्टिकल्स के दरमियान या दोनों मैसेज के दरमियान डिफरेंस होगा, डिस्टेंस का सेपरेशन होगी या रिलेटिव पोजीशन होगी ईच अदर। इस तरह ये फिगर में देखना आप, ये बॉडी 1 और बॉडी 2 हमारे पास इस करें, ये एक्सटर्नल, इनसे बाहर कोई ओरिजिन है, ओरिजिन O से बॉडी 1 के जो है वो हमारे पास पोजीशन क्या है R1 और बॉडी 2 की क्या है R2, और दोनों बॉडीज के दरमियान आपस में जो
डिस्टेंस है, जो रिलेटिव पोजीशन है एक दूसरे के लास, वो क्या r इक्वल टू r1 माइनस r2 के। अब ये वेक्टर एडिशन फार्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये r है, तो इसका ये हमारी पोटेंशियल रिलेशन नंबर हमने 8.3 में किया है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इज अ फंक्शन ऑफ r। 8.3 को हम इस तरह फिर राइट अप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने कर लिया है, तो अब हम लैग्रेंजियन फंक्शन जो हम यूज करते हैं, लैग्रेंजियन हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, पार्टिकल बॉडी 1 की या मास 1 की काइनेटिक एनर्जी प्लस मास 2 की काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास इसका बेसिक जो है थीम है। अब हम देखते हैं इसी सिस्टम के लिए, टू बॉडी सिस्टम के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से पॉसिबल हैं। यानी मोशन को स्टडी करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमें इस टू बॉडी सिस्टम के जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने उनको देखना है कि कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस दोनों बॉडीज की या सिस्टम की हम मोशन को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल हम वही दोबारा उसी फिगर को हम फॉलो कर रहे हैं जो लास्ट फिगर हमने की है। इसमें ये देखें कि हमारे पास जो दोनों सिस्टम है, दोनों सिस्टम्स का जो सेंटर ऑफ मास है, ये हमने चैप्टर 3 में स्टडी किया था कि एक तो उनका है रिलेटिव पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन जिसे हमने स्मॉल r से मेंशन किया हुआ है। दूसरा हमारे पास एक और वेरिएबल पॉसिबल है जो कि सेंटर ऑफ मास दो बॉडीज का, दैट इज इक्वल टू r इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर टोटल मास। ये चैप्टर 1 में हमने स्टडी किया था, चैप्टर 3 में सॉरी, चैप्टर 3 में हमने स्टडी किया था। यहाँ पे m ये टोटल मास है सिस्टम का, कैपिटल M। और वहाँ पे हमने ये चीज स्टडी की थी कि सेंटर ऑफ मास दो बॉडी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, उन दोनों बॉडीज को जो लाइन कनेक्ट कर रही थी उस पर एग्जिस्ट करता है किसी भी जगह पे, और वो डिपेंड करेगा उनकी मैसेज के आपस में रेशियो क्या है। जो सेंटर ऑफ मास है दोनों बॉडीज को जो कनेक्ट कर रही है लाइन यानी बोथ बॉडीज, उस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, और उसकी लोकेशन डिपेंड करेगी मैसेज के डिफरेंस पे। जैसे आप एक पास सामने ये फिगर है, फिगर 8.2, यहाँ पे देखें m1 और m2 सेंटर ऑफ मास इन दोनों मैसेज को मिलाने वाली लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, और ओरिजिन ओ से पोजीशन हमने सब डिफाइन किए हैं। मास m1 की पोजीशन r1 है, m2 की r2 है, और सेंटर ऑफ मास की हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट करी है। और इसमें अब कैपिटल R सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो डिपेंड करेगी मैसेज पे, और वो रेशियो m1 m2 पे, यानी इन दोनों मैसेज का जो रेशियो है m1 रेशियो m2 उस पर डिपेंड करेगी। अगर m2 लार्जर है कंपेयर टू m1 के, तो फिर सेंटर ऑफ मास m2 के क्लोज होगा। यहाँ पे इस फिगर में ये m1 और m2 की रेशियो जो है ऑलमोस्ट 1/3 है, m1 बाई m2 इज इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है ये क्वार्टर पॉइंट पे यहाँ पे होगा, m2 के क्लोज होगा। सेंटर ऑफ मास विल बी क्लोज टू m1 m2 एंड अवे फ्रॉम m1। और यहाँ पे ये आपके पास जो कैपिटल है ये पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन फॉर सेंटर ऑफ मास। ये सूरत हाल हमारे पास इस वक्त। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो है, अगर हम ये देखें उसमें चैप्टर 3 में हमने वहाँ पे स्टडी किया था कि सेंटर ऑफ मास जो है बेसिकली उस पर हमारे पास जो उसके लिए जो टोटल मास है वो सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो टोटल मोमेंटम बनेगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्टिव वो क्या होगा, p इज इक्वल टू m r डॉट। m क्या है, टोटल मास है, r डॉट क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारे पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा m r डॉट के, यानी हमारी ये टोटल सिस्टम है एक सिंगल आइडेंटिटी के तौर पे बिहेव करेगा। और सिंगल आइडेंटिटी कैसे, जिसका टोटल मास क्या होगा, m होगा, और उसकी पोजीशन क्या होगी, ओरिजिन से r होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि r डॉट अगर उसके सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास जो है, अगर टोटल मोमेंटम अगर सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, टोटल मोमेंटम अगर कांस्टेंट रहता है
जब टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है तो फिर हमारे पास जो आर है आर डॉट यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास की जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास क्या है फिर हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास सेंटर ऑफ मास को हम रेस्ट पे ले सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम उसकी मोशन को स्टडी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास